ओके, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? विभव मापी के बारे में बात की थी और सेल्फ विभव ज्ञात किया था अपने। ठीक है, विभव मापी और सेल विभव, ये 2 पॉइंट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नैनसर्ट समीकरण। नैनसर्ट समीकरण देखो, जो क्या था कि स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक सेल विभव जो है वो तो अपन ज्ञात करते हैं केवल मानक ताप, दाब पर और सांद्रता पर। अगर मान लो कोई सेल जो है वो मानक ताप, दाब और सांद्रता पर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका विभव या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, वो कैसे ज्ञात किया जाए? तो उसके लिए नैनसर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक समीकरण, इसको बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण। ठीक है, तो आज हम ये नैनसर्ट समीकरण ही पढ़ेंगे क्योंकि नैनसर्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, जो किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के ऊपर सेल विभव को ज्ञात करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो नोट करें नैनसर्ट समीकरण में ऊष्मा गतिकी के आधार पर नैनसर्ट ने सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति तथा ताप व विलयन में उपस्थित सभी विद्युत सक्रिय पदार्थों की सक्रियताओं या सांद्रताओं में संबंध स्थापित किया जिसे नैनसर्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित जो पदार्थ है उनकी सांद्रताओं, ताप, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और विद्युत वाहक बल के लिए एक संबंध बनाया, जिसे अपन क्या कहते हैं? नैनसर्ट समीकरण कहते हैं। विद्युत ऊर्जा जो कि सेल द्वारा उत्पन्न होती है, सेल द्वारा उत्पन्न होती है, वह सेल विभव और सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है तथा स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा उसके द्वारा किए गए
किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य के बराबर होती है। क्योंकि सेल एक निकाय है, सेल एक निकाय है तथा अभिक्रिया स्वतः होती है। अभिक्रिया स्वतः होती है। अतः यहां मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखो विद्युत ऊर्जा या किया गया कार्य जो है वो कितना है, सेल के विद्युत बल और प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। और ये जो विद्युत ऊर्जा कार्य किया गया है वो किसके बराबर है, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी के बराबर होता है। यानी डेल्टा जी बराबर क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य, दोनों में कुछ बोल सकते हैं। और विद्युत कार्य कितना है, ENF। ठीक है। और स्वतः प्रक्रम जो होते हैं उनके लिए डेल्टा जी का मान किसमें होता है, ऋणात्मक में होता है। तो यहां पर क्या आ गया, डेल्टा जी बराबर माइनस ई सेल और NF। तो जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो सेल के विद्युत बल व उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है। और अगर अपन मानक मुक्त ऊर्जा की बात करें तो मानक मुक्त ऊर्जा, मानक ताप और दाब की होगी, तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या लिखेंगे, ई नोट सेल NF। मानक सेल विभव इनटू विद्युत धारा की मात्रा। ठीक है। ये तो डेल्टा जी का मान आ गया और ये इसका आ गया डेल्टा जी नोट का मान आ गया। ठीक है। अब देखो अपने पास जो नैनसर समीकरण है, क्योंकि नैनसर समीकरण किसके लिए लगा रहे हैं अपन, सेल के लिए। और ये भी अपने पास क्या है, सेल के लिए बता रहे हैं कि सेल की जो अभिक्रिया होती है अगर वो स्वतः अभिक्रिया तो कैसे होगा। तो अपन ने यहां पर एक समीकरण लिखा, सेल अभिक्रिया लिखी, N1A प्लस N2B gives M1C प्लस M2B। ये क्या आपके पास एक सेल अभिक्रिया लिखी मैंने। ठीक है। तो सेल अभिक्रिया जो लिखी है अपने वो लिखा अपन ने, तो इसके अनुसार अपने पास क्या आएगा, गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। देखो इसके अंदर पहले सेल अभिक्रिया लिख लो, ये पॉइंट लिखो पहले, फिर आगे लिखते हैं अपन। देखिए नोट कर लिया, आए करें, देखो आगे, उपरोक्त सेल अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा मानक मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध निम्न प्रकार से है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT नेचुरल लॉग 11th में थी ये इक्वेशन। अब डेल्टा जी का मान कितना है भाई, माइनस NFE। ठीक है। डेल्टा जी का मान कितना है, माइनस NFE। और डेल्टा जी नोट का मान कितना है, माइनस E नोट NF। ठीक, मान रखो माइनस NF E सेल बराबर माइनस NF
ई नोड सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। अब इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन एफ ई नोड सेल प्लस माइनस माइनस आर टी एन एन। तो इसको माइनस से मैंने गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। समझ में आई बात? या तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या इसमें कॉमन ले लें तो अपने पास दोनों तरीके से एक ही चीज आती है। आ गया? अब क्या किया अपन ने, एन एफ को दाईं तरफ ले गए, एन एफ को दाईं तरफ ले गए तो क्या आ गया, ई सेल इक्वल्स टू एन एफ ई नोड सेल बटा एन एफ, नीचे आ गया, ठीक है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के। एन एफ से एन एफ कट गया तो क्या आया, ई सेल इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस, अब नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में बदले तो क्या आएगा, 2.303 से गुणा करना पड़ेगा तो 2.303 आर टी लॉग के बटा एन एफ। अब देखो आर क्या अपने पास गैस कांस्टेंट है, टी अपने पास मानक ताप है, एन जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है अभिक्रिया के अंदर, एफ फैराडे कांस्टेंट मान है। तो देखो इस समीकरण के अंदर 2.303 आर टी और एफ ये सब कांस्टेंट मान है। आर का मान कितना आएगा 8.314, टी 298 केल्विन है अपने पास और अपने पास 2.303 का मान एज इट इज है, ठीक है। तो ये सारे मान अगर अपन रख दें और इसको हल करें तो इसके अंदर क्या मान आएगा 0.059, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है। क्या मान रखा है, आर का मान है 8.314, टी का मान है 298 केल्विन, एफ का मान है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम और 2.303 एज इट इज है। तो अगर इसको हल करें तो क्या आएगा अपने पास, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के, इसको बोलते हैं हम लोग नेंसर्ट समीकरण। अब अगर अपन के की मान लिखना चाहें तो के का मान क्या हो सकता है भाई, देखो के बराबर उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, यही होता है। ये मान अपन यहां रख सकते हैं तो मेरे पास समीकरण क्या आ जाएगी फाइनली, नीचे जगह है क्या, नहीं है, इधर लिखूंगा। फाइनली समीकरण क्या आ गया अपने पास, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी M1 डी M2 A N1 एंड B N2। तो ये अपने पास नेंसर्ट समीकरण है जो सेल विभव, मानक सेल विभव, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध को दर्शाता है। इसे कहते हैं अपन नेंसर्ट समीकरण, ठीक है। तो नेंसर्ट समीकरण जो है उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से हम किसी भी सांद्रता पर, किसी भी ताप पर, किसी भी परिस्थिति में सेल का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव, ठीक है, या मानक विभव जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे है। मान लो मैंने लिखा है पर सेल लिखा अपन, या कोई सेल फॉर्मूला लिख दिया। क्या है सेल फॉर्मूला, जिंक, इससे बना जिंक +2 आयन, सांद्रता 0.1 m, कॉपर +2 0.01 m,
और कॉपर। ठीक है, ये सेल फॉर्मूला है। और ये जो सेल फॉर्मूला है इससे हमें क्या करना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल इक्वल्स टू ए नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। सबसे पहले ये जो सेल फॉर्मूला है इसको अभिक्रिया के रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, पहले एनोड और कैथोड, ठीक है, और नेट सेल अभिक्रिया। तो इसकी जो नेट सेल अभिक्रिया वो क्या आएगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 आयन 0.01 एम। इससे क्या बना, जिंक प्लस 2 आयन 0.1 एम प्लस कॉपर। ये सेल अभिक्रिया हो गई। इस सेल अभिक्रिया के लिए के का मान लिखें तो के बराबर क्या आएगा, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता है ना। अब देखो जो ठोस अवस्था में होता है उसकी सांद्रता का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जिंक और ये कॉपर ठोस अवस्था में, तो इनकी सांद्रता कितनी हो गई, 1 हो गई। इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या आया, के बराबर जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता बटा कॉपर प्लस 2 आयन की सांद्रता। अब इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो एन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ई नोड सेल निकालना है अपने पास। ई नोड सेल बराबर क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कॉपर है और एनोड कितना है, जिंक है। तो यहां पर ई नोड सेल कैसे निकलेगा, ई नोड सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड। तो कॉपर का होता है 0.34 और जिंक का होता है 0.76। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1.10 वोल्ट। ये अपने पास दिया हुआ होगा एग्जाम के अंदर, ये चीज तो दी हुई होगी एग्जाम में, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं होगा। ठीक है ना। एन तुमको खुद को पहचानना पड़ेगा, के तुमको खुद को लिखना पड़ेगा और समीकरण खुद को लिखनी है। ई नोड सेल का मान दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब मान रखो इसके अंदर अपने पास, तो क्या आएगा, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और लॉग के बराबर क्या था, जिंक प्लस 2 आयन बटा कॉपर प्लस 2 आयन। तो जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता कितनी है, 0.1। कॉपर प्लस 2 की सांद्रता कितनी है, 0.0। ठीक है, हल कर दो इसको। ये डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 1 बच गया। यहाँ कितना रह गया, 0.1 का डाल दो, ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और कितना आ गया, log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अपने पास क्या आएगा, ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, इस सांद्रता पर सेल का विद्युत वाहक बल। तो अब देखो मानक सांद्रता नहीं है ना, 1 m नहीं है, सांद्रता बदल दी अपन ने। तो नैनसट समीकरण की सहायता से हम किसी भी सांद्रता पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल किया है, न्यूमेरिकल से करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसके प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं पूरे। तो अपन अगली क्लास के अंदर किताब के न्यूमेरिकल इसके साथ साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अजय अनुष्का को तो कोई